नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है एस्केलेड एकेडमी, एजुकेटिंग इंडिया इन अ लूसिड वे। मेरा नाम है अमित वर्मा और हम फिर से आ गए हैं आपके लिए रीइंफोर्समेंट कंक्रीट के क्वेश्चंस लेकर के। अभी हमने अब थर्ड सीरीज तक कर चुके हैं और इन सभी के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फोर्थ लेक्चर सीरीज ऑन रीइंफोर्समेंट कंक्रीट, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे जितने भी आईईएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आईईएस में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए थे उन सभी को। तो आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और ये हमारी जो सीरीज है ये कंसेप्ट थ्रू आईईएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम आईईएस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं उनसे जो हमारे कंसेप्ट बेसिक बिल्डअप होते हैं उन चीज़ को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और ये हमारी सीरीज नंबर 4 है। और उसके बाद मैं हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हो। ये मेरी वेरियस आईडीज़ हैं, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो। गाइस स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जब कभी भी हमारा चैनल स्टार्ट करते होगे तो होम पेज पर वहाँ पे एक ज्वाइन बटन आता है। तो अगर आप ज्वाइन बटन को क्लिक करते हो और अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप में आते हो तो हम आपको जो एक वीक में 2 बार आप हमसे वीडियो मीट के गूगल मीट के थ्रू हमसे वीडियो चैट कनेक्ट कर सकते हो। और आपके जो भी डाउट्स हैं किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप हमसे डायरेक्टली वहाँ पर पूछ सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये तो हमारा कुछ स्टार्टिंग का था जो हमने आपको बताना चाहते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In reinforcement concrete, modular ratio is defined by the ratio of modulus of elasticity upon modulus of elasticity of concrete, that is m is equal to modulus of elasticity of steel upon modulus of elasticity of concrete। तो ये आपका कहलाता है मॉडुलर रेशियो। सेकेंड देखते हैं, modulus of rupture of cement concrete is a function of its characteristic compressive strength। यस एग्जैक्टली हमको पता है किस फॉर्मूले से। अब एक पैरेलल फॉर्मूला हमने 11 देख लिया मॉडुलर रेशियो का। सेकेंड फॉर्मूला हम देखते हैं एफ सी, वी नो डैट एफ आर इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट ऑफ एफ सी के। तो ये आपकी होती है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और जिसको हम मॉडुलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं। तो इसकी स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, दैट इज एफ सी के। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है और सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा एकदम करेक्ट है। थर्ड देखते हैं, the characteristic compressive strength of M20 grade cement concrete at 7 days is 20 Newton per mm square। अब क्या ऐसा होता है? नहीं, क्योंकि जो M20 ग्रेड हम जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेते हैं डेट इज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ये होती है आपकी 28 डेज की। ठीक है, तो एक फर्स्ट तो हमें ये पता चल गया कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो हमारी 28 डेज के पे लेते हैं। सेकेंड चीज़, अगर हम इसी स्टेटमेंट को देखें तो उसमें हम इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड सीमेंट कंक्रीट इज एट 7 डेज इज लेस दैन 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो एक तो हमारी ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से हमको 2 चीज़ पता चलती हैं। हम 2 चीज़ कहना क्या है मतलब रेक्टिफाई कर सकते हैं। पहला चीज़ क्या है कि हम 28 डेज पे लेते हैं और सेकेंड चीज़ क्या है कि अब जो हमारी स्ट्रेंथ होती है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ M20 ग्रेड की 27 डेज के में वो हमारी कम होती है, दैट इज इट इज़ लेस एज 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर कब होगी? जब 28 दिन की लेंगे। और 7 न्यूटन और 7 कब, और हम हमारा 7 डेज पे क्या होगा, उससे 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम होगी। सो गाइस थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा सही है? फर्स्ट एंड सेकेंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, 1 2 3 ये भी गलत है, 1 2 यस राइट, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 हमारा एकदम करेक्ट है। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया क्या क्या है। पहले तो हमको मॉडुलर रेशियो पता चला क्या होता है, मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। उसके बाद हमें पता चला एफ आर क्या है, दिस इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। इसको हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कह सकते हैं या फिर इसको मॉडुलस ऑफ रप्चर भी कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ रप्चर भी इसको कह सकते हैं। और तीसरी चीज़ क्या पता चली हमको कि जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है ये हम 28 डेज पर लेते हैं किसी। और सेकेंड चीज़
इसी स्टेटमेंट से सेकंड चीज़ क्या पता चली कि जो 7 डेज की स्ट्रेंथ होती है 20 न्यूटन पर mm² से वो कम होगी फॉर ग्रेड M20, और यहीं पे अगर M30 ग्रेड होता तो यहाँ पे इसकी 30 न्यूटन पर mm² की से स्ट्रेंथ कम होती एज कम्पेयर टू 7 डेज। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग था थर्ड वाला, तो करेक्ट आंसर विल बी बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कई क्वेश्चन जो है ईएस ऑब्जेक्टिव 2008 में आए हुए हैं, तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि आपको सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम कराएंगे, तो ये अब हम आपसे आपके लिए करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आईएएस 2009 में आया हुआ है, इसको देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर मिनिमम रीइंफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड in a wall as ratio of vertical reinforcement टू ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया, यानी कि मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हैं, जिसका रेशियो ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट अपॉन ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया। ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया ये इसका रेशियो कितना रहता है? इट इज इक्वल टू 0.0012 फॉर डिफॉर्म बार्स। यस, एकदम एज पर आईएस कोड ये एकदम करेक्ट है, यानी कि जो मिनिमम रेशियो ऑफ वर्टिकल रेनफोर्समेंट टू ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया ये हमारा रहता है 0.0012 फॉर डिफॉर्म बार्स, और लेकिन फॉर बार्स नॉट लार्जर देन 16 mm। ठीक है, उसके बाद ये 0. और अगर अदर टाइप ऑफ बार्स है तो उसके लिए रहता है 0.0015। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा सेकंड ऑप्शन यही दिया हुआ है कि अगर डिफॉर्म बार्स नहीं है, दूसरी किसी और प्रकार का बार है, तो उसके लिए रहता है 0.0015। तो यार गाइस फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगला देखते हैं, इट इज इक्वल टू 0.0012 फॉर वेल्डेड वायर फैब्रिक विद वायर्स नॉट लेस देन 16 mm इन डायमीटर। अभी मैंने बताया था जो ये डिफॉर्म बार्स होता है इनका 16 mm से डायमीटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि स्टेटमेंट थर्ड भी हमारा एकदम करेक्ट है। तो गाइस करेक्ट आंसर विल बी ए विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 1, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि हमारा तीनों ही स्टेटमेंट सही है तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 2009 में आया हुआ है। At what stress does the first flexural crack appear in RCC beams made up of M25 grade concrete? यानी कि अभी मैंने बताया था आपको 2009 में जो क्वेश्चन आया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ वो कितनी होती है, कैसे निकालते थे हम, 0.7 अंडर रूट ऑफ FC के इस तरीके से निकालते थे, ये फॉर्मूला होता था हमारा। अब यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट फ्लेक्सुरल क्रैक कितने स्ट्रेस पर अपीयर होगा आरसीसी बीम में। अगर हमारा ये आरसीसी बीम है कुछ इस तरीके की, तो यहाँ पे आप देखोगे जब डिफ्लेक्शन आएगा तो इस तरीके के से क्रैक्स यहाँ पर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, तो यही आप कहलाते हैं फ्लेक्सुरल क्रैक्स। तो अब ये कितने स्ट्रेस पे डेवलप होगा, तो वो हम स्ट्रेस फ्लेक्सुरल क्रैक का जो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है उससे हम इजीली निकाल सकते हैं। कितना होता है, इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट ऑफ FC के क्या दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो दी हुई है कितनी दी हुई है, 25 न्यूटन पर mm² दी हुई है, दैट इज इट इज 25, दैट इज 0.7 अंडर रूट ऑफ 25 which is equal to 0.7 into 5, that is how much, it is equal to 3.5 MPa। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, A फॉल्स, B 3.5, yes B is the right answer for this question, क्योंकि हमारा आंसर मैच कर रहा है। यानी कि आपने देख लिया जो फ्लेक्सुरल क्रैक्स होते हैं कितने स्ट्रेस पर आता है, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, और ये हमको मॉडुलस ऑफ रप्चर भी कहते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ रप्चर, और इसे हम फ्लेक्सुरल क्रैक्स भी कहते हैं। मतलब जो फ्लेक्सुरल क्रैक्स आते हैं वो इतने स्ट्रेस पर आते हैं, फ्लेक्सुरल क्रैक्स। ठीक है, और फ्लेक्सुरल क्रैक्स क्या होते हैं, जो बेंडिंग के कारण बीम में क्रैक्स डेवलप होते हैं। दीज आर क्रैक्स आर डेवलप ड्यू टू बेंडिंग ऑफ बीम्स। ठीक है, जैसे ये बीम है, अगर ये बीम इस तरीके से कुछ आपकी बेंड हुई तो ये जो क्रैक्स डेवलप होंगे यहाँ पे बीच में, ये आपके कहलाते हैं फ्लेक्सुरल क्रैक्स। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर बी है। अगला देखते हैं, match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below in the list। अब ये जो क्वेश्चन होता है मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आईएएस के लिए तो होता ही होता है, बाकी और आपके जो जेईई लेवल के एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बन जाता है। कैसे, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यानी कि इस क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन हमारे बनते हैं जेईई लेवल के। कैसे, जैसे कि यहाँ पे आईएएस कोड दे दिया गया है और ये कोड किसके लिए इस्तेमाल होते हैं ये आपको दे दिया गया है।
या ठीक है। तो अब जैसे कि अब अगर आपसे जेई में कभी भी पूछ देता है कि बताओ IS 875 कोड किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये एक क्वेश्चन होगा। अब और कभी दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि IS 3370 किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर पता चल गए। इसीलिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जो ES के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ES के लिए तो होते ही होते हैं, लेकिन जो आपसे रिलेटेड एग्जामिनेशंस होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन हो गए, या फिर आपका जो स्टेट लेवल के सर्विसेज होते हैं उनके लिए उनमें भी डायरेक्टली पूछ देते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो IS 875 जो कोड होता है हमारा, ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये हम इस्तेमाल करते हैं लोड्स कैलकुलेशन के लिए, यानी कि IS 875 इज फॉर लोड कैलकुलेशन, यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा? सेकेंड, लोड वाला सेकेंड ऑप्शन होगा। अब देखते हैं जो IS 1343 होता है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1343 इज टेकन फॉर प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट, यानी कि दिस इज फॉर प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट। तो यानी कि यहाँ पर ये फोर्थ है, तो हमने यहाँ पर इसको फोर्थ वैल्यू पुट कर दी। अब अगला देखते हैं IS 1893 हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जो IS 1893 होता है ये हमारा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दिस इज ऑप्शन फर्स्ट। और जो IS 3370 होता है ये हमारा होता है लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स के, यानी कि जो बड़े बड़े आपके टैंक्स होते हैं, वाटर स्टोरेज टैंक्स हो गए, जिससे वाटर सप्लाई होता है, तो उसके लिए हम IS 3370 का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि ये आपका हो गया थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो करेक्ट सीरीज क्या हो गई? ए का हो गया सेकेंड, बी का हो गया हमारा 4, सी का आ गया आपका अर्थक्वेक रिटेनिंग स्ट्रक्चर यानी कि 1, और डी का आपका हो गया लिक्विड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 2, 4, 1, 3। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? 2, 4, 1, 3। फर्स्ट में भी नहीं है, सेकेंड नहीं है, थर्ड में भी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ए का 3 दिया हुआ है, और ए का सेकेंड है, यानी कि ए अब ये बचा, तो ए का 2 सही है, बी का 4 सही है, सी का 1 सही है, डी का 3 सही है, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइज आपने देखा यहाँ पे जो आपको एक क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको 4 चीज़ें पता चल गई। क्या क्या? आइए जो कौन कौन से कोड्स हमारे किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे IS 875 आपने देख लिया लोड कैलकुलेशन के लिए, IS 1343 आपने देख लिया प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट के लिए, और आपने 1893 देख लिया अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन के लिए। अगर आपको कोई भी बिल्डिंग डिजाइन करनी है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, तो उसकी जो कोडल रिकमेंडेशंस क्या है वो IS 1893 में आप देख सकते हो। और फिर IS 3370 है, ये आपका जो होता है ये लिक्विड रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स जो है जैसे आपके होते हैं, जैसे वाटर टैंक्स हो गए, जो बड़े टैंक्स आप देखते होगे अपने कॉलोनीज में, जिनमें पानी स्टोर किया जाता है ताकि वाटर सप्लाई करने के लिए, तो वो भी जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफाइन होते हैं IS 3370 कोड का इस्तेमाल करके उनमें लिया जाता है। गाइस आपने देख लिया यहाँ पर 4 क्वेश्चन आपको इससे पता चल गए और आपकी नॉलेज भी थोड़ी सी बढ़ गई। तो इसीलिए ES के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जामिनेशन के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मॉड्यूलर रेशियो टू बी यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ RCC बीम्स यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड इफ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M20। तो आपको मॉड्यूलर रेशियो कितना होगा अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग? तो ये आपका हमें पता है एज पर IS 456-2000 M की वैल्यू क्या होती है? 280 अपॉन थ्राइस ऑफ सिग्मा CBC, यानी कि 280 अपॉन थ्राइस ऑफ सिग्मा CBC कितना हुआ? दिस इज इक्वल टू सिग्मा फॉर M20 सिग्मा CBC की वैल्यू रहती है 7, इट इज वैल्यू इज 7। तो 3 into 7 अगर आप जिसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी, इट विल बिकम एज 13.3। तो गाइस करेक्ट आंसर इज बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया है ES ने। फिलहाल आजकल इस तरीके के क्वेश्चन कम पूछता है, तो बट ये आपके जेई लेवल का क्वेश्चन है, ये आपका जूनियर इंजीनियर एग्जाम में पूछ सकता है, या फिर AE के जो स्टेट सर्विसेज के जो AE होते हैं उनके लिए भी ये पूछ सकता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द मॉड्यूलर रेशियो एज 13, grade of concrete M20 and grade of steel as 415. Okay, what is the ratio of balanced depth of neutral axis as per the working stress method to the balanced depth of neutral axis as per the limit state method?
अब हमको क्या करना है, यहाँ पे पहले वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी ले देखना है और लिमिट स्टेट मेथड भी देखना है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड से पहले हम उसमें बैलेंस डेप्थ निकाल लेंगे न्यूट्रल एक्सिस की, उसके बाद हम लिमिट स्टेट से बैलेंस डेप्थ निकाल लेंगे न्यूट्रल एक्सिस की। उनका जब रेशियो कर दोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। कैसे करते हैं, तो बैलेंस डेप्थ फॉर न्यूट्रल एक्सिस अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से देखते हैं, बैलेंस्ड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं, कुछ इस तरीके से, एन नॉट ईटा नॉट इज इक्वल टू 1/1 प्लस सिग्मा एस टी अपॉन एम सिग्मा सी बी सी इंटू डी। तो ये आपका ऑप्शन होता है एन नॉट निकालने का फॉर्मूला, यानी कि बैलेंस डेप्थ निकालने का फॉर्मूला हमको दे रखा है। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू M20 के लिए अभी हमने बताया था, सिग्मा सीबीसी, और ग्रेड आपका दे रखा है M20 कंक्रीट दे रखा है, और Fe 415 आपका स्टील दे रखा है। तो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितनी है, 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट, और सिग्मा एस टी की वैल्यू आपकी कितनी रहती है, दिस इज इक्वल टू 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर Fe 415 ग्रेड ऑफ स्टील। तो अगर हम इन वैल्यूज को रिप्लेस करा देते हैं अब फॉर्मूले में, तो वैल्यू आंसर आ जाएगा। So hence n naught will be equal to 1/1 plus sigma st is equal to 230 upon m वैल्यू कितनी दी हुई है, m is given as 13, तो 13 into 7, सॉरी सिग्मा सीबीसी 7 दे रखा है, ठीक है, into इफेक्टिव डेप्थ into स्मॉल d आपको दे रखा है। तो ये आप जब वैल्यू सॉल्व करोगे दिस विल बिकम एज 0.2834 डी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ईटा नॉट की डी के फॉर्म में। अब दिस इज फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये जो था ये आपका थे फॉर वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब आपको लिमिट स्टेट मेथड के लिए देखना है, तो लिमिट्स फॉर लिमिट स्टेट मेथड, ये आपकी जो वैल्यू रहती है दिस इज इक्वल टू फॉर Fe 415 ग्रेड, फॉर Fe 415 ग्रेड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.48 डी, डी इज व्हाट, इफेक्टिव डेप्थ। तो आपने लिमिट स्टेट के लिए देख लिया बैलेंस डेप्थ की वैल्यू इतनी होती है, और फॉर इन वर्किंग स्ट्रेस में इतना होता है। तो अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू, अब रेशियो पूछा है किसमें, एज पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड टू लिमिट स्टेट मेथड। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड को पहले रख दिया हमने, तो इट विल बी 0.2834 डी अपॉन 0.48 डी। तो ये जो वैल्यू डिवाइड करोगे तो आंसर जो आएगा आपका दिस विल बिकम एज 7/12। दिस विल बी द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन हेंस सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइस आपने देख लिया यहाँ पर कि बैलेंस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम कैसे निकालते हैं किसी भी वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, और फॉर आपका बैलेंस डेप्थ आपका लिमिट स्टेट मेथड से आपको ऑलरेडी फिक्स दे रखा होता है, यानी कि कोडल रिकमेंडेशन से ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो आपने जब दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दी तो ये आपका आ गया 7/12, हेंस सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें पूछ सकता है, जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन से आपका जेई लेवल के एग्जाम के बारे में बताऊँ तो जैसे उसमें पूछ देगा कि आपका लिमिट स्टेट मेथड का Fe 415 ग्रेड दिया हुआ है, तो उसके लिए बैलेंस डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितना होगा, तो ये आप एग्जैक्टली बोल सकते हो कितना होगा, इट विल बी 0.48 डी, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन बन जाता है फॉर जेई लेवल एग्जामिनेशन, और स्टेट सर्विसेज के जो एई होते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बन जाता है। और ऐसे ही आप सिंपल आप अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड में पूछेगा तो अब ये फॉर्मूला लगा करके वर्किंग स्ट्रेस मेथड से निकाल सकते हो। तो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below in the list। सबसे पहले देख लेते हैं मूवमेंट क्या। अब यहाँ पे फिर से आपका मैच द फॉलोइंग आ गया, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, यानी कि इनसे भी आपका 4 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं मूवमेंट एंड शेयर के लिए क्या आपका यूज होता है, दिस इज यूज फॉर एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर फायर रेजिस्टेंस जो होता है ये आपका यूज होता है, डी आपके यूज होते हैं ड्यूरेबिलिटी कोएफिशिएंट्स इनमें यूज होता है। फिर स्लाइडिंग जो यूज होती है, दिस इज स्लाइडिंग इज फॉर स्टेबिलिटी, हम जब कभी भी स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो उसमें स्लाइडिंग में चेक जरूर करते हैं। और स्पैन टू डेप्थ इज यूज फॉर डिफ्लेक्शन लिमिट रेशियो, यानी कि डी का आ गया डिफ्लेक्शन लिमिट रेशियो ऑफ द बीम। और स्लाइडिंग के लिए आपका आगे चेक करते हैं स्टेबिलिटी, और फायर रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास आ गया ड्यूरेबिलिटी
कोएफिशिएंट्स एंड मूवमेंट एंड शियर के लिए आ गया आपका एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। हम जब कभी भी स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ निकालते थे, बेंडिंग मोमेंट निकालते थे और शियर निकालते थे। हर एक पॉइंट पे शियर फोर्स कितना आ रहा है या बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है हर एक पॉइंट पर, जब कभी भी हम स्ट्रक्चर की एनालिसिस करते हैं या बीम की एनालिसिस, या एक बीम एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गया। हम जब कभी भी फ्रेम भी करेंगे या किसी भी स्ट्रक्चर की एनालिसिस करेंगे तो हम दो चीज़ निकालते हैं, याद रखिएगा, मूवमेंट एंड शियर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं से हम गवर्न करते हैं कि किस पॉइंट पर कितनी स्टील रॉड्स हमको प्रोवाइड करनी है और कहाँ पर कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है और उसको कैसे रोकेंगे। ठीक है, तो गाइस करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट, 3, 1, 2 एंड 4, ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हेंस करेक्ट ऑप्शन पहला ऑप्शन 3 है, यानी कि ए का 3 है, ये तो कंफर्म है आपका। तो यानी कि अब यहाँ पे A4 दिया हुआ है तो हम इसको कट कर दिया हमने। अब दूसरा देखा, यहाँ भी A4 दिया हुआ है, इसको भी हमने कट कर दिया, यानी कि A और C तो वैसे ही हमारे रिमूव हो गए। अब बचे दो ऑप्शन, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन। अब यहाँ पे 3, 1, 2, 4, अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यानी कि ये भी गलत। हेंस ऑप्शन डी, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि A का 3, B का 1, C का 2 और D का 4 विल बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो गाइज अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन है हमारा IAS 2006 में आया हुआ है। ठीक है, तो और ये अब उसमें क्या दिया हुआ है ये देख लेते हैं। ये असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ RCC डिजाइन ऑफ बीम इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलर रेशियो मेथड। क्यों, अब देख लेते हैं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हमें पता है जो स्ट्रेस होता है जो कंक्रीट में और स्टील में जो आपका स्ट्रेस होता है वो लीनियरली रिलेटेड होता है स्ट्रेन के, ये आपको चीज़ पता है। ठीक है, उसके बाद अब स्ट्रेस जो आपका कंक्रीट में जो स्ट्रेस होता है ये आपका लीनियरली रिलेटेड होता है टू एडजॉइनिंग स्टील में जो आपका स्ट्रेस होता है ये रिलेटेड होता है टू द एडजॉइनिंग कॉन्क्रीट बाय एक सर्टेन रेशियो से। वो रेशियो कहलाता है M, दैट इज मॉड्यूलर रेशियो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो आपका स्टील, जैसे आपका अगर ये आपका बीम है इस तरीके से और ये आपकी स्टील बार्स पड़े हुए हैं, तो ये जो स्टील बार्स में जो स्ट्रेस आएगा ये आपका रिलेटेड होता है आसपास की सराउंडिंग कंक्रीट से, जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसमें विद अ रेशियो M इज व्हाट, मॉडुलर रेशियो। तो इसीलिए इस मेथड को हम मॉडुलर रेशियो मेथड भी कहते हैं। तो हेंस इसका रीजन देख लेते हैं क्या है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट इज द सेम एज दैट ऑफ इलास्टिक मॉडुलर ऑफ स्टील एंड कंक्रीट एंड बीम। हेंस इसका करेक्ट आंसर इज ए। यह रीजन भी एकदम सही है। तो गाइस करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर स्टेटमेंट ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी असर्शन एंड रीजनिंग का है। लिमिट स्टेट डिजाइन ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शंस आर नॉट परमिटेड। हमें पता है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शंस क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें सडन फेलियर होता है, ब्रिटल फेलियर होता है, आपको इवैक्यूएट करने का टाइम नहीं मिलेगा। यानी कि अगर कोई भी मेंबर कंपोनेंट फेल हुआ तो वो एकदम से फेल टूट जाएगा, आपको निकलने का समय नहीं मिलेगा। और इसका जो रीजन दे रखा है, क्या दे रखा है, एज अ कंक्रीट फेलियर इज ब्रिटल द स्ट्रक्चर फॉल सडनली विदाउट एनी वार्निंग। एकदम जो मैंने बताया यही चीज़ आपको देखिए रीजन में भी दे रखी है। यानी जैसे कि ब्रिटल फेलियर मतलब क्या, जैसे कि आपने कांच की बॉटल है, आपने फेंकी तो वो एकदम से टूट जाती है। अगर कोई नीचे उसको बैठे हो तो उसको कुछ इवैक्यूएट करने का समय भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपका कंक्रीट का बिहेवियर होता है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में। जब कभी भी आपको ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन बनेंगे तो उसमें आपको समय ही नहीं मिलेगा इवैक्यूएट करने का, वो तुरंत फेल कर जाएगा। तो इसीलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि अंडर रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर ही हम बनाएं, अंडर रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें अंडर रीइंफोर्स्ड स्ट्रक्चर में काफ़ी समय मिल जाता है इवैक्यूएट करने में। अगर हमारी बिल्डिंग टूटती है या किसी भी बिल्डिंग की हम मरम्मत भी उसमें करा सकते हैं अगर हमारा स्ट्रक्चर अंडर रीइंफोर्स्ड है। तो गाइज स्टेटमेंट ए भी हमारी करेक्ट है और रीजन आर भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट ए का। हेंस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं। एज पर IS 456/2000 विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट क्या एग्जैक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये तो हमने पहले भी पढ़ चुका है, पहले क्वेश्चन आ चुके हैं ये इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, ये अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 ES is equal to 5000 under root of FCK. Hence, correct option will be C will be the right answer for this question. अगला देखते हैं। Characteristic strength of M20 concrete is 20 MPa. Okay. What is the number of cubes having 28 days compressive strength greater than 20 MPa out of 100 cubes made with the concrete? अब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दे रखा है, इसमें क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, यानी कि 5% से ज़्यादा उसमें फेल नहीं होना चाहिए। यानी कि अब अगर आपका 100 टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स दे रखे हैं तो पूछा क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब्स हैविंग 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 20 MPa आउट ऑफ 100 क्यूब। 100 क्यूब में से M20 ग्रेड के कॉन्क्रीट की कितने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स की 20 MPa से ग्रेटर वैल्यू होगी। तो गाइस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहती है कि 5% से ज़्यादा नहीं फॉल करनी चाहिए, यानी कि अगर टोटल 100 है 5% से ज़्यादा फॉल नहीं करेंगे, यानी कि टोटल कितने ज़्यादा अचीव करेंगे 95। हेंस करेक्ट आंसर विल बी 95। जो आपके क्यूब्स होंगे ये आपके हैव स्ट्रेंथ 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ग्रेटर दैन 20 MPa, यानी कि इन कॉन्क्रीट के क्यूब्स की जो स्ट्रेंथ होगी 20 MPa से ज़्यादा होगी। हेंस राइट आंसर विल बी बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में इसको पूछ देते हैं कि कितने % फॉल नहीं करता, कितने % से ज़्यादा फॉल नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपका IS 2007 में आया हुआ है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है ये हम पहले आपको बता चुके हैं। मॉडुलस ऑफ पहले अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं हमारे स्टार्टिंग की सीरीज तो आप 1, 2 and 3 सीरीज ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि IS के क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट थोड़े बहुत होते हैं। तो आप देख सकते हो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ दिस इज इक्वल टू सेकेंड मॉडुलस एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ FCK। जो वैल्यू होती है आपकी अंडर रूट ऑफ FCK के प्रोपोर्शनल होती है। तो गाइस करेक्ट आंसर विल बी प्रोपोर्शनल टू FCK। हेंस 2 and 3 ऑप्शन हमारा एकदम सही है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर C विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइस तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है ये देख लीजिए। इज इक्वल टू 5000 अंडर रूट ऑफ FCK, ये हम तो देख ही चुके हैं। तो वैल्यू ऑफ इसकी जो EC की होती है डिपेंड करती है किस पे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, C विल बी द राइट आंसर। और अगर और प्लीज़ गाइस हमारी जो पहली सीरीज है वो ज़रूर देखिएगा, तभी आप इसको आंसर सही से कर पाओगे। तो गाइस दिस वाज द एंड फॉर आवर लेक्चर सीरीज। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।